So in the last class we are discussing optical isomerism, right? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए थे, और कॉन्फ़िगरेशंस के बाद जो है इफ़ वी वांट्स टू फिगर आउट कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर है या यूनिट्स हैं, जैसे स्टीरियोजेनिक सेंटर और यूनिट का क्या मीनिंग होता है, लेट मी टेल यू क्लियरली कि इफ़ यू वांट्स टू फोकस ऑन दैट कि व्हाट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर एंड व्हाट इज स्टीरियोजेनिक यूनिट, तो हेयर this particular carbon which is chiral in nature, yeah, you can say that which is asymmetric in nature, so definitely this carbon is a stereogenic unit. और stereogenic unit इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अराउंड जो है आप ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट कर सकते हैं. दैट्स वाई जो है वी आर सेइंग दैट इट इज स्टीरियोजेनिक यूनिट. बट इन द सेम वे if he wants to focus around a double bond, so here we cannot use the word stereogenic unit, here we will use the word stereogenic stereogenic इसको बोलेंगे center, not unit. just a minute. तो यहाँ पे इसको बोलेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर क्योंकि एक सिंगल एटम है, बट यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ एटम है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर यूनिट को जो डबल बॉन्डेड यूनिट है इसको हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक यूनिट. तो स्टीरियोजेनिक सेंटर और यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो हेयर द वर्ड इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन डैट कि स्टीरियो आइसोमर्स जो है किसके अबाउट जो है ऑब्जर्व किए जा रहे हैं. तो अगर एक सिंगल एटम के अबाउट ऑब्जर्व किया जा रहा है, ओके, तो हेयर इफ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फोकस ऑन डैट कि स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियोजेनिक यूनिट जो है हम किसको बोलेंगे. तो स्टीरियोजेनिक सेंटर का मीनिंग है कि वी आर बेसिकली ऑब्जर्विंग या ड्राइविंग या जनरेटिंग स्टीरियो आइसोमर्स अराउंड इस सेंटर या एटम. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है किसी सेंटर एटम की बात करें तो जैसे एक कार्बन एटम है, डेट इज एसिमेट्रिक इन नेचर, तो इसको जो है हम बोलेंगे कि ये स्टीरियोजेनिक जो है सेंटर है. On the other hand, if we talking about the double bond, जैसे we know that कि around the double bond we basically generate the stereoisomers as well, cis trans, ez, syn nt और बहुत सारे double bond configuration थे, c double bond n था, n double bond n था, right? तो इनको जो है बोलते हैं स्टीरियोजेनिक यूनिट क्योंकि बेसिकली ये कोई सिंगल एटम तो है नहीं, इट इज ए ग्रुप ऑफ एटम, तो डेफिनेटली इनको जो है क्या बोला जाता है, स्टीरियोजेनिक यूनिट बोला जाता है. ओके, तो यहाँ पे जैसे अगर हमें स्टीरियो आइसोमर्स फिगर आउट करने की व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री ना हो, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ओके, तो डेट इज फॉर स्टीरियो आइसोमर, तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर और यूनिट. तो इसमें हमें दोनों को लेना है, सेंटर और यूनिट दोनों को काउंट करना है. ओके, तो हेयर ऑन द बेसिस ऑफ दैट इफ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो नाउ यू कैन क्लियरली से दैट कि हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर एंड यूनिट वी विल हैव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, एंड दिस इज द थर्ड, ओके, एंड दिस इज द फोर्थ, राइट, एंड देन आफ्टर दिस इज द फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ वन. तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि टोटल जो है यहाँ पे कितना है, 6 हमारे पास जो है स्टीरियोजेनिक सेंटर और यूनिट है. तो देन वी विल यूज द फॉर्मूला 2 की पावर 6. तो 2 की पावर 6 अगर हम करेंगे तो व्हाट विल बी अवर आंसर. तो क्लियरली जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा. ओके, 64. तो 64 जो है हमारा आंसर हो जाएगा. तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे. ओके, so I think it's clear to you कि how we will calculate the number of stereoisomers if we will have the more than stereogenic center or stereogenic unit. Okay, now let me come to the point कि what is the difference between optical isomers and optically active isomers. तो जैसे मैंने कल भी बताया था और उसको मैं अभी फिर से डिस्कस भी करूँगा क्योंकि हमें उसका कुछ पार्ट अभी डिस्कस करना है, रोटेशन वाला. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेयर यू कैन क्लियरली से दैट कि ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे इफ वी आर सेइंग समथिंग रिलेटेड टू द ऑप्टिकल आइसोमर, ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमर इज बेसिकली इन विच द मॉलिक्यूल कंटेन एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कि एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम उसमें होना चाहिए. ओके, दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द ऑप्टिकल आइसोमर. एंड इफ द मॉलिक्यूल इज the molecule is chiral in nature as a whole, okay, and does not contain any plane of symmetry or center of symmetry,
और किसी भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर उसमें नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव को पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि इट विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि ये जो है डेफिनेटली क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। और बाकी जो दूसरा है हमारा, उसमें अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वी नो डेट कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकली जो हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट करे। ओके, तो ये एक जनरल सा बेसिक सा डिफरेंस है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है दे आर द पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब यू कांट से दैट कि अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, वैसा जो है हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में सिचुएशन बहुत सिंपल है कि हमें जो है वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक यूनिट एंड सेंटर, कि हमें यूनिट और सेंटर को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे टोटल जो है एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं ये कैलकुलेट करना है। देन अदर देन वी हैव टू कैलकुलेट द डबल बॉन्ड इन विच सिस ट्रांस कैन बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड के अराउंड देख सकते हैं, इसके देख सकते हैं, और ये जो चार हमारे रिंग वाले कार्बन हैं ये जिनको मैंने मार्क किया है दे आर स्टीरियोजेनिक यूनिट्स। इनके अराउंड जो है आप कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन को देख सकते हैं। तो टोटल इसमें 6 स्टीरियोजेनिक सेंटर या यूनिट है, ठीक है, मिला के। तो इसलिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 की पावर 6, तो डेफिनेटली आंसर हमारा क्या होगा 64। ओके, तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है इसमें मेसो का पूछा है कि कौन सा जो है मेसो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ब्यूटेन 2,3 डाइओल। इट मींस कि अगर मैं इसको फिशर में आपको कन्वर्ट करके बोलूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। हेयर वी विल हैव OH एंड OH एंड दिस इज H एंड H एंड इट विल हैव CH3 एंड CH3। तो इस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मतलब इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इन चारों में से, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप इसमें ट्राई करिए। ओके, तो जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड आंसर मी इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो कुछ सेकेंड्स में जो है आंसर करिए और बताइए कि कौन सा ऐसा है जो कि मेसोफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है इस सब में। देन आफ्टर आई विल टेल यू द शॉर्टकट, ठीक है, कि कैसे जो है इसको सिंपली सॉल्व करना है इजी भाषा में। ओके, तो इसमें आंसर बताइए क्विकली कि क्या आंसर हो सकता है इसमें। सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि आप किसी भी को भी फिक्स कर दो। ओके, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर लाइंस कि आप जो है किसी को भी फिक्स कर दो। किसी से भी मेरा फिक्स करने का मतलब है कि देयर आर 2 कार्बन एटम, वन इज फ्रंट कार्बन एटम एंड अदर वन इज बैक कार्बन एटम। तो आप किसी भी एक कार्बन एटम को जो है फिक्स कर दो, उसके बाद जो है दूसरे को रोटेट करो। ओके, तो लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे अगर आपने इसको फिक्स किया है, ओके, बैक कार्बन एटम आपने फिक्स किया, तो जस्ट रोटेट द फ्रंट वन। तो फ्रंट वन को रोटेट करिए एंड इफ द फ्रंट वन आफ्टर इन द रोटेशन इन एनी वे, मतलब इन एनी हाउ, मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि रोटेट करते वक्त सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रहे हैं, ओके, किसी भी तरीके से आप रोटेट करिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली जो है वही मेसो होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप इसको रोटेट करना शुरू करिए, जैसे फर्स्ट टाइम रोटेट किए तो Me विल बी ओवरलैप्ड ओवर OH। फिर उसके बाद आप इसको रोटेट करके घुमाइए जो है कि क्या कहीं ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जिसमें OH के ऊपर ओवरलैप कर दे, H के ऊपर ओवरलैप कर दे और Me के ऊपर ओवरलैप कर दे। और सिमिलरली जैसे इसमें देखिए कि इसमें हो सकता है, तो इसमें तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ 60 डिग्री तो यू कैन क्लियरली से Me विल बी ओवरलैप्ड ओवर Me एंड H विल बी ओवरलैप्ड ओवर H और OH विल बी ओवरलैप्ड ओवर OH। तो ये बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है कि आप जो है इनको रोटेट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं और रोटेट करने पर अगर सिमिलर ग्रुप एक दूसरे पे ओवरलैप कर जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो मेसो होगा। ओके, दैट इज द सिंपलेस्ट शॉर्टकट्स टू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या होने वाला है, सी आंसर होने वाला है। ओके, तो मोस्टली जो है अगर हम बात करें तो इसमें जैसे एक आंसर है जिसने सी दिया है, बाकी जो है A, B, D हमें चारों ऑप्शन इसमें दे दिए कुछ स्टूडेंट्स ने। तो बेसिकली अगर हम इसमें फोकस करें तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। वी कैन क्लियरली से डेट कि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जैसे जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, इफ यू वांट्स टू फिगर आउट द मेसो फॉर्म इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो जस्ट यू हैव टू रोटेट द फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन एंड इफ द सिमिलर ग्रुप ओवरलैप्ड ओवर ईच अदर देन डेफिनेटली इट विल बी ए मेसो कंपाउंड। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हियर ओके, तो इसमें जो है हमें बात करनी है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो है सेम कॉन्फ़िगरेशन है कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये बताना है आपको, ये दो चीजें आपको दी हुई है। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें जो है क्या है, ये सेम है कि डिफरेंट है?
ठीक है, तो ये भी इस तरीके का है। तो इसमें जैसे अगर आपको कन्वर्जन करना है कि अगर हम इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करने की बात करें तो डेट इज क्वाइट इजी फॉर अस। अगर हम इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो दिस इज अवर बैक कार्बन और दिस इज अवर फ्रंट कार्बन। ओके, जो थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं हम, तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं ये HCl और CH3 सिमिलरली जो है उसी तरीके से जो है हम उसको प्लॉट करेंगे। ओके, देन आफ्टर जो है इफ यू वांट्स टू फिगर आउट दिस, तो यू कैन क्लियरली से दैट द Cl इज ऑन द top side here, this is Cl and this is CH3, okay, and here you have this H। तो ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा असिस्ट कर दिया। तो नाउ यू हैव टू टेल मी कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। ओके, तो क्विकली जो है इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा। तो बी में तो अभी आप सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया है कि हेयर यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि इफ यू रोटेट दिस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, द फ्रंट कार्बन, then CH3 will be overlapped over CH3, Cl will be overlapped over Cl and H will be overlapped over H। तो definitely this is optically inactive। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक मेसोफॉर्म है। तो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक मेसोफॉर्म है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब इसको आपको चेक करना है। ओके, ओवरलैपिंग में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सिमिलर ग्रुप ओवरलैप करने चाहिए। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमिलर ग्रुप ओवरलैप नहीं कर रहे। हेयर H इज ओवर Cl और यहाँ पे H जो है Cl के ऊपर है, तो यहाँ पे जो है हम नहीं कह सकते कि ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या मेसोफॉर्म होगा, राइट। तो उसमें जो है वैसा ऑब्जर्वेशन हम नहीं ले सकते हैं, राइट। तो इसमें देखो कि इसमें जो है क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगर हम फ्रंट कार्बन को रोटेट करते हैं तो डेफिनेटली CH3 विल बी ओवरलैप ओवर CH, मतलब सिमिलर ग्रुप जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करने चाहिए। और Cl विल बी ओवरलैप्ड ओवर Cl एंड H विल बी ओवरलैप्ड ओवर H। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अगर हम आंसर देखेंगे तो व्हाट विल बी अवर आंसर, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है तो ए तो ऑप्टिकली नहीं एक्टिव होगा। तो बेसिकली जो लोग ए आंसर दे रहे हैं तो वो तो इनकरेक्ट है। ओके, तो ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव जिसमें बोल रहा है। और ए और बी का सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये भी हमें नहीं दिख रहा क्लियरली। ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये मेसो दिख रहा है और वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि डेट इज नॉट मेसो। ओके, दैट वन। तो इससे जो हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि बी एलोन इज ऑप्टिकली एक्टिव और ए तो जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इट इज मेसो कंपाउंड, राइट। तो इसमें जो है हम इसको क्या बोल सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है हमारे लिए सही होगा। इसमें सी विल बी द राइट आंसर, कि सी जो है हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि वी नो डेट कि ए इज ए मेसो कंपाउंड। तो डेफिनेटली ए अगर मेसो है तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। एंड हेयर वी कैन क्लियरली से डेट कि बाय रोटेशन द सिमिलर ग्रुप वोंट बी ओवरलैप ओवर ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे CH3 तो CH3 पे हो रहा है बट H जो है Cl पे हो रहा है। ओके, तो बिकॉज ऑफ डेट जो है ये सबस्टेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये सिंपल जस्टिफिकेशन है, ठीक है, सिंपल जजमेंट है। यहाँ पे जो है बहुत मेहनत किए बगैर डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से शॉर्टकट्स हैं जो आपको विद इन सेकेंड जो है आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप क्लियरली जो है किसी भी न्यूमैन प्रोजेक्शन में या सोहर्स प्रोजेक्शन में पता कर सकते हैं कि वो जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। ओके, I think it is clear to you. Now let's move to the next question. तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उन स्टेटमेंट्स को जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो इसमें जो है इसका आंसर बताइए कि कौन सा जो है स्टेटमेंट इसके लिए सही होगा। तो अगर आप किसी भी पोजीशन में बॉन्ड्स को एक्सचेंज करते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल में करें चाहे आप वर्टिकल में करें, तो डेफिनेटली यू विल सिंपली गेट ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर आप हॉरिजॉन्टल में करते हैं तब भी आपको डिफरेंट मिलेगा, वर्टिकल में करते हैं तब भी डिफरेंट मिलेगा। बट इफ यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग विद द सेम पोजिशन, मतलब इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन द वर्टिकल पोजिशन, तो उसमें जो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो जाएगा। जैसे इस स्टेटमेंट को पढ़िए आप सिंपली, ठीक है, कि यहाँ पे जो है एक्सचेंजिंग ग्रुप अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड आल्सो अक्रॉस द वर्टिकल बॉन्ड, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जो है आपका आंसर बहुत सिंपल है कि इसका भी आंसर जो है क्या सी है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट हो गया कि लगभग सारे आंसर जो है सी ही आ रहे हैं हमारे। तो इसमें भी जो है आंसर क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है अगर इसको आप करके भी देख सकते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे अगर आप देखोगे तो इसकी प्रायोरिटी सबसे 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो अभी जो है ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का 1 2 3 अगर हम देखेंगे तो ये जो है क्लॉकवाइज है और ऑड एक्सचेंज है, तो डेफिनेटली ये जो है क्या हो जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, राइट।
अब जो है अगर हम इसमें एक्सचेंज करके अगर हम इसको लिखते हैं, ऊपर C2H5 लिखते हैं, नीचे CH3 को लिखते हैं और इनको भी एक्सचेंज करते हैं, हेयर वी विल हैव OH एंड हेयर वी विल हैव H। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3। ओके, तो वंस अगेन क्लॉकवाइज होगी रोटेशन, ऑड एक्सचेंज है तो अभी भी जो है ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऐसे ही रहेगा। तो डेट्स वाई जो है वी विल चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो डेट विल बी अवर राइट आंसर कि इसमें हम दोनों को ही एक्सचेंज करेंगे, हॉरिजॉन्टल को भी और वर्टिकल को भी। ओके, अब इसकी बात करते हैं कि इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मेसोफॉर्म। इट मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो यू हैव टू फिगर दैट आउट कि कितने जो है हमें इसमें लेने होंगे। जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा ही चूज करना है, एक भी चूज कर सकते हैं। तो आप तीनों स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से और इसमें बताना है कि कौन सा मेसो होगा। और बेसिकली यहाँ पे ये C2H5 है। ओके, तो इसमें क्विकली आंसर करिए कि 27 में क्या आंसर होना चाहिए। तो इसमें सिमेट्री को ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्वियसली जो है इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर देयर इज नो सिमेट्री बिकॉज हेयर वी विल हैव C2H5 एंड हेयर वी हैव CH3, बिकॉज ऑफ दैट this molecule does not contain any symmetry, and definitely this molecule also does not have any symmetry, and if we focus on that तो definitely this molecule have a plane of symmetry। तो ये जो है हमारा plane of symmetry हो जाएगा, right? तो because of that we can simply say that कि यहाँ पे मेसो में जो है हम एक ही को सेलेक्ट करेंगे और वो कौन सा होगा हमारा, तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा थर्ड। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन की तीसरा जो है वही जो है मेसो होगा। ओके, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड में यू कैन क्लियरली से दैट देयर इज नो सिमेट्री, यहाँ पे ये सिमेट्री नहीं है। ओके, यहाँ से अगर आप इसको कट करोगे तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या होगा, थर्ड। तो थर्ड जो है सिर्फ किस में चूज किया गया है, बी ऑप्शन में। ओके, देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखिए कि ये हमें दिया हुआ है और इसमें जो है हमसे पूछा जा रहा है, जैसे दो टाइप होते हैं, थ्रियो और इथ्रियो। ओके, ये दो वर्ड हैं जिसको हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रियो एंड इथ्रियो। तो यहाँ पे क्या है कि थ्रियो इथ्रियो देखने के लिए जो है सबसे पहली चीज तो ये कि द मॉलिक्यूल शुड कंटेन एट द ओनली, नॉट शुड, जस्ट वी यूज द वर्ड कि केवल जो है उसमें सॉरी कि यहाँ पे जो है द मॉलिक्यूल शुड कंटेन ओनली 2 कायरल सेंटर। तो इसमें जो है केवल 2 ही कायरल जो है हमारे पास जो है एटम होने चाहिए। ओके, ओनली 2 कायरल एटम। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट कि इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप, इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है अगर सेम साइड पे होंगे, प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, देन डेफिनेटली वी विल से दैट कि द कॉन्फ़िगरेशन विल बी इथ्रियो। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा, इथ्रियो हो जाएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमारा इथ्रियो हो जाएगा तो डेफिनेटली अगर वो जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हो गए तो कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, थ्रियो। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे इस कार्बन जो कायरल है और ये भी कार्बन जो कायरल है, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ये है और इसमें भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ये है, दोनों सेम साइड पे। तो डेफिनेटली ये जो है किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इथ्रियो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है हम क्या बोलेंगे कि ये जो है किस तरीके का हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए जो है हम करेक्ट चूज करेंगे। तो थ्रियो और इथ्रियो में बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ 2 कायरल कार्बन एटम होने चाहिए, ओनली 2 कायरल कार्बन एटम। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे दोनों सेम साइड पे हैं तो वो इथ्रियो हो जाएगा। और अगर वो अपोजिट साइड पे होता है, जैसे लेट्स सपोज दैट कि अगर मैं इसका थ्रियो बनाऊं तो थ्रियो विल बी लाइक दिस, कि यहाँ पे OH इधर हो जाएगा, यहाँ पे Cl इधर हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी लाइक दिस। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होती तो ये हमारा थ्रियो हो जाता। ओके, तो ये जो है डेफिनेटली थ्रियो है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने प्लॉट किया है ये थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें इसके लिए जो है आंसर पूछा गया है फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। तो नाउ यू कैन सिंपली राइट दैट द 28 विल हैव बी आंसर। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि व्हाट इज थ्रियो एंड इथ्रियो। ठीक है, कि थ्रियो और इथ्रियो जो है कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली क्या होते हैं।
अब जो है इसके बाद इस क्वेश्चन से तो हमें 3 और E3 क्लियर हो गया। अब जो है थोड़ा रोटेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी थी रोटेशन को लेके, तो लेट्स फोकस ऑन द रोटेशन पार्ट कि रोटेशन जो है वो एग्जैक्टली कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है और कैसे जो है उसको क्वेश्चंस के रूप में, जैसे अगर हमें बात करें कि सॉल्व करने के पर्पज से कि कैसे यूज करेंगे। ओके, तो जैसे इनांशियोमर की बात करते हैं, जैसे लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे दिस इज ये कंपाउंड, राइट, कि हमारे पास ये कंपाउंड है और इसकी जो है हमने मिरर इमेज कंसीडर की एंड द मिरर इमेज इज लाइक दिस, हियर द OH विल बी ऑन दिस साइड। नाउ इफ वी आर सेइंग दैट कि दीज टू स्ट्रक्चर्स आर इनांशियोमर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो इनांशियोमर्स में क्या है कि एक प्रॉपर्टी इनकी बहुत सिंपल है। जैसे पहली चीज तो ये कि हम बोलते हैं कि इनांशियोमर एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज दैट कि इफ द रोटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इनांशियोमर, जैसे ये जस्ट एजम्पशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि इसकी रोटेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। तो लेट्स सपोज दैट इफ है +10 डिग्री रोटेशन, इसकी रोटेशन जो है +10 डिग्री है, तो डेफिनेटली इट्स इनांशियोमर विल हैव जस्ट अपोजिट रोटेशन टू दैट। इट मींस दैट अपोजिट किस सेंस में हम बोल रहे हैं कि इसका जो है कितना होगा -10 डिग्री, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेशन विल रिमेन सेम बट द साइन विल बी अपोजिट, कि अगर यहाँ पे ये +10 है तो डेफिनेटली द इनांशियोमर विल हैव द -10 डिग्री। नाउ इन द सम क्वेश्चंस या इन द सम रिएक्शंस एज वेल देयर इज अ सिचुएशन व्हेन बोथ इनांशियोमर्स आर फॉर्म इक्वली। जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों इनांशियोमर इक्वली फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो अगर वो इक्वली फॉर्म हो रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल से दैट कि उन दोनों का ही अमाउंट सेम होगा। तो एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है नेट रोटेशन क्या जाएगी, 0। तो अगर नेट रोटेशन 0 हो जाएगी तो वी विल सिंपल से दैट कि द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है टेक्निकल वे में बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें नेट रोटेशन क्या जा रही है, 0 आ जा रही है, क्योंकि इन दोनों का जो अमाउंट है सॉल्यूशन में वो सेम है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि वहां पे रेसिमाइजेशन जो है वो फुल्ली रेसिमाइजेशन हो गया, मतलब देयर आर 2 वर्ड। ठीक है, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि देयर आर 2 वर्ड, वन इज पार्शियल या इसमें पार्शियली या पार्शियल लिख सकते हैं, तो पार्शियल रेसिमाइजेशन and the another word is full racemization। तो full racemization and partial racemization की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अगर दोनों इनांशियोमर्स का concentration equal है then full racemization will take place, then you will say that the net rotation of the solution will be 0, but in the partial racemization the concentration of these two enantiomer will be different। ठीक है, यहाँ पे जो है इन दोनों इनांशियोमर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाली है, अलग होने वाली है। तो अगर अलग होगी तो डेफिनेटली वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, और अगर वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा तो देयर विल बी अ नेट रोटेशन एसोसिएटेड विद द सॉल्यूशन। सो हाउ वी विल डिसाइडेड कि व्हाट विल बी द नेट रोटेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ दीज टू इनांशियोमर्स। जैसे फर्स्ट और 2 की अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो है परसेंटेज क्या होगा, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, जो इनका मिक्सचर है जो पार्शियल रेसिमाइजेशन की वजह से बना है उसकी नेट रोटेशन क्या होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ओके, तो यहां पे देखो सिंपल सी बात है, लेट्स सपोज दैट कि हमने 100 मॉलिक्यूल लिए। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो 100 मॉलिक्यूल में हमने इसका 70 एज्यूम कर लिया और इसका 30 एज्यूम कर लिया। ये 70% और ये 30% है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 30% ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट विल नलीफाई द 30% ऑफ दिस। इसका जो 30 है वो इसके 30 को नलीफाई कर देगा, उनके बीच में कंप्लीट रेसिमाइजेशन हो जाएगा। बट द रिमेनिंग 40% ऑफ दिस, इसका जो रिमेनिंग 40% होगा डेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन, कि वो जो है रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ये प्योर होता, पूरे का पूरा अगर ये वाला होता तो रोटेशन जो है कितनी आती, +10 डिग्री, बट इट इज नॉट प्योर। ये प्योर नहीं है क्योंकि इसमें जो है कुछ पार्ट उसका भी है और इसमें जो है कुछ रेसिमाइजेशन में जो है इन्वॉल्व हुआ है। तो डेफिनेटली इन दैट केस वी विल से दैट कि 40% इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन। तो व्हाट विल बी द रोटेशन, तो जो हमारी नेट रोटेशन थी प्योर की उसका 40% जो आएगा, और +10 डिग्री का 40% कितना आने वाला है, +4 डिग्री इसका जो आएगा। तो डेफिनेटली जो है अगर हम 70-30 के रेशियो में अगर इसको मिक्स करते हैं देन द रोटेशन ऑफ द मिक्सचर विल बी +4 डिग्री। मतलब जो भी ज्यादा होगा, जितना परसेंट ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
जैसे 40% ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे इनांशियोमेरिक एक्सिस। तो इनांशियोमेरिक एक्सिस वर्ड की जब हम यूज करेंगे तो इनांशियोमेरिक एक्सिस में हम बोलते हैं कि व्हाट विल बी द परसेंटेज, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सिस इनांशियोमर। तो एक्सिस इनांशियोमर की बात हो रही है। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमको 2+ जो है 2 ब्यूटेनॉल दे रखा है, उसकी स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है +13.9 डिग्री, और उसके अलावा जो है इसमें बोल रहा है कि इसमें इनांशियोमर जो है जब इसको देखा गया तो उसमें स्पेसिफिक रोटेशन जो है -3.5 डिग्री जो है हमें मिल रही है, और इसके बेसिस पे जो है हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ दीज टू इनांशियोमर, प्लस माइनस जो है इनकी परसेंटेज जो है कितनी होने वाली है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कोई ट्राई करना चाहेगा कि क्या आंसर हो सकता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है इसको यूज करके। ठीक है, जैसे नेट रोटेशन हमें दिख रही है कि -3.5 डिग्री है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्लियर है कि कौन सा वाला जो है यहाँ पे एक्सिस अमाउंट में होगा, माइनस वाला, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर प्लस वाला ज्यादा होता तो नेट रोटेशन क्या आती, पॉजिटिव, बट यहाँ पे ज्यादा जो है कौन सा है, माइनस वाला। तो अगर एक की प्योर रोटेशन इतनी है +13.9, तो दूसरे वाले का रोटेशन बहुत सिंपल है कि दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, -13.9 हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो -13.9 वाला है वो एक्सिस में है, तो वो अगर वो एक्सिस में तो कितना परसेंट उसका एक्सिस में होगा, इसको कैलकुलेट करना आपको। ठीक है, तो जस्ट इफ यू वांट्स टू कैलकुलेट जस्ट कैलकुलेट इट क्विकली, अदरवाइज जो है आई विल टेल यू दैट कि कैसे जो है इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको रोटेशन का जो एक शॉर्ट वर्जन बताया कि बहुत सिंपल है कि जो जितना परसेंट ज्यादा होगा उतना जो है वो अपनी प्योर रोटेशन का जो है, ठीक है, रोटेशन शो करेगा नेट सॉल्यूशन के रूप में। जैसे 40% एक्स्ट्रा था तो +10 का 40% कितना आएगा, 4 डिग्री, तो इन दोनों का 70-30 के मिक्सचर का जो है नेट रोटेशन कितना होगा, +4 डिग्री। तो वही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन पे लगाना है। ओके, तो इसमें जो है आंसर बताइए क्विकली कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। ओके, तो इसमें जो है इनांशियोमेरिक एक्सिस निकाल लीजिए पहले तो कि कितना परसेंट जो है ये एक्स्ट्रा है, और उसको निकालने के लिए जो है यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस। लेट मी हेल्प यू कि आपको जो है सिर्फ ये करना है 3.5 माइनस का डिवाइडेड बाय माइनस का 13.9 और इसमें जो है इंटू 100। तो ये आपको बताएगा परसेंटेज ऑफ इनांशियोमेरिक एक्सिस कि कौन सा इनांशियोमर ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो नेगेटिव वाला ज़्यादा, और ये आपको डायरेक्टली बताएगा कि कितना परसेंट वो एक्स्ट्रा है 100% में। तो इसको सॉल्व करने पर जो है आपको कितना आंसर मिलेगा, जैसे एक रफ आइडिया जो है सिंपली अगर हम बोले तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि 25% के अप्रोक्स आएगा ये। ठीक है, नियर अबाउट 25%, स्लाइटली उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि अगर हम इसको 14 एज्यूम कर ले राउंड ऑफ करके 13.9 को, तो वी विल गेट अराउंड 25%। ओके, तो नियरली 25% ही आएगा। तो 25% ये एक्स्ट्रा है, तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग 75% है उसमें रेसिमाइजेशन हुआ होगा, तो उसको 2 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो इसको अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 और 37.5। ओके, तो ये जो है पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले का दोनों, और नेगेटिव वाला 25% एक्स्ट्रा है तो इसमें 25 और जोड़ देते हैं। तो 25 अगर और जोड़ देंगे तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ दीज टू। तो यहाँ पे एक हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 62 पॉइंट दिस एंड दिस विल बी लाइक दिस। तो ये आंसर सही भी आया है। ओके, एक स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर भी दिया है, तो यहाँ पे क्लियरली जो है हम बोल सकते हैं कि प्लस माइनस वाले का जो है इतना परसेंटेज होगा उसमें, जो ए ऑप्शन है। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि इसमें जो है कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखो 25% एक्स्ट्रा है, तो रिमेनिंग 75% में रेसिमाइजेशन हुआ होगा, मतलब रिमेनिंग 75% में दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। तो अगर दोनों का इक्वल होगा तो इक्वल का मतलब कितना कितना होगा, तो इट मीन्स ये भी इतना होगा और ये भी इतना होगा। ओके, तो डेफिनेटली जो है ये इतना है और ये इतना है, और ये जो है 25% एक्स्ट्रा है नेगेटिव वाला, तो इसका नेट जो है कितना परसेंटेज होगा, अराउंड 62 पॉइंट समथिंग। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू, ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि उसमें जो है कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कि इसमें पूछा गया है कन्फर्मर की बात हो रही है। ओके, तो कन्फर्मर जो हमारा लास्ट पार्ट है, ओके, जिसमें हम कन्फर्म मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें जो है आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा कन्फर्मर जो है इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे कन्फर्मर की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कन्फर्मर्स होते हैं। तो जैसे उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया प्रोवाइड कर दूं कि कन्फर्मर्स से हमें को एग्जैक्टली पता क्या चलता है।
तो जैसे कोई हमारा कंपाउंड है, ओके, तो यहाँ पे जैसे ये हमारी सिचुएशन है, जैसे इसी के लिए अगर मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पे जैसे लेट सपोज दैट कि यहाँ पे जो है हमने इस स्ट्रक्चर को प्लॉट किया है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के लिए, तो दिस इज अवर एंटी कन्फर्मर, कि ये जो है एक्चुअल में क्या है, हमारा एंटी कन्फर्मर है, और इसको आप स्टैगर्ड भी बोल सकते हो, ओके, स्टैगर्ड और फुल्ली स्टैगर्ड, यू विल यूज द वर्ड फुल्ली स्टैगर्ड। और यहाँ पे जो है एक सिचुएशन और है, जैसे इसमें एक वर्ड है एक्सट्रीम और स्क्यू कन्फर्मर, ओके, तो जस्ट लेट मी हेल्प यू विद दीज टू वर्ड। द वन वर्ड इज स्क्यू कन्फर्मर। तो स्क्यू कन्फर्मर में अगर हम बात करेंगे और एक्सट्रीम में हम बात करें, तो बेसिकली आप जो स्टडी करते हो, जो आपको पढ़ाया जाता है या जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दे आर एक्सट्रीम कन्फर्मर। इन द एक्सट्रीम कन्फर्मर द एंगल बिटवीन दीज टू, ठीक है, ये जो हमारे ग्रुप है इनके बीच में जो एंगल है डायहेड्रल, इसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। तो डायहेड्रल एंगल की अगर हम बात करेंगे तो डायहेड्रल एंगल जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 डिग्री और 60 डिग्री, ओके। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करेंगे तो स्क्यू कन्फर्मर में, तो ये इन बिटवीन 0 एंड 60, तो ये 0 से 60 के बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी दे आर नोन एज स्क्यू कन्फर्मर। उसके अलावा जो एब्सोल्युटली जो 0 और 60 पे होते हैं, मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा, जैसे यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दैट कि हियर द एंगल इज 60 डिग्री। और इफ आई ड्रॉ वंस अगेन लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, जैसे मैंने इस तरीके से कुछ प्लॉट कर दिया, ओके, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, और ये H है, और ये जो है हमारा H है और H है, ओके। तो जैसे इस कन्फर्मर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो है, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि इसमें दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ पे एंगल जो है कितना है, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है। तो डेट इज एक्सट्रीम कन्फर्मर, कि ये जो मैंने दो प्लॉट किए एक्सट्रीम कन्फर्मर, और इसको जो है हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। और एक्लिप्स्ड में भी जो है इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली एक्लिप्स्ड। और पार्शियली एक्लिप्स्ड क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, बिकॉज हेयर द सिमिलर ग्रुप आर नॉट ओवरलैपिंग ओवर ईच अदर। जैसे CH3 के ऊपर ओवरलैप नहीं करा, अगर हम इसको घुमाते चले जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जिसमें CH3 जो है CH3 के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो इन दैट सिचुएशन वी विल से दैट कि वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो है फुल्ली एक्लिप्स। और ये जो हमारा कन्फर्मर है, ये जो स्टैगर्ड है, ये कंप्लीटली एंटी है, क्योंकि इसमें जो वल्की ग्रुप है जो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि इट इज फुल्ली स्टैगर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 से 60 के बीच में अगर आप इसको रोटेट करोगे तो कितने कन्फर्मर आप प्लॉट कर सकते हो, 0 से 60 के बीच में कितने कन्फर्मर्स जो है आपको अलाउ हो जाएंगे। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने कन्फर्मर अलाउ होंगे, अगर आप इसको जैसे इसको फिक्स कर दें बैक कार्बन एटम को और फ्रंट कार्बन एटम को रोटेट करना शुरू करें, और एंगल 0 से 60 छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, तो हाउ मेनी कन्फर्मर आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो your आंसर विल बी वेरी सिंपल, यू विल से दैट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली बात है कि एक सर्कल में अगर हम बात करें तो इसको रोटेट करके इसकी पोजीशन हमें 0 60 छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं, तो 0 और 60 छोड़ के तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। तो अगर हम इस क्यू कन्फर्मर्स की बात करें कि हाउ मेनी स्क्यू कन्फर्मर्स आर देयर, तो डेफिनेटली दे आर इनफाइनाइट, कि कितनी इनकी संख्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और डेफिनेटली अगर हम एक्सट्रीम कन्फर्मर की बात करें तो यहाँ पे जो है एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो है अगर हम बात करें तो यू कैन जनरेट 6, कि ज्यादा से ज्यादा जो है इनके नंबर कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे बल्कि ग्रुप है वो स्टैगर्ड वाले में जो है एक दूसरे से दूर होते हैं। either they will have the, you can simply say that कि here the डायहेड्रल एंगल इज 180 डिग्री, जो 60 का ही मल्टीपल है। और इसमें जो है अगर हम बात करेंगे कि अगर डायहेड्रल एंगल 60, 120, 180 इस तरीके से है जो वल्किएस्ट ग्रुप हैं, तो डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सिंपली कंपेयर करें इसमें, तो स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी जनरली सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो स्टैगर्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी रखेंगे, उसके बीच में आएंगे स्क्यू, और सबसे जो कम स्टेबल होते हैं वो होते हैं एक्लिप्स्ड। ओके, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है डायहेड्रल एंगल 60 के मल्टीपल में होगा,
ठीक है, यहाँ पे जो है 0 के उसमें देखेंगे, और यहाँ पे जो है अगर हम बात करेंगे स्क्यू में तो 0 से 60 के बीच में होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि वल्कियस ग्रुप में या किसी भी अगर हम बात करें जो हमारा सिंपल सा स्टेरिक स्ट्रेन होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन, तो उस चीज को फोकस करके हम इसको प्लॉट करके बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होगी, स्टैगर्ड में, क्योंकि यहाँ जो है ग्रुप के बीच में सबसे ज्यादा गैप होता है, स्पेशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ स्पेशियल डिफरेंस सबसे कम होता है। डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम होगी, और ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, और इसकी नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। ओके, जस्ट इट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। तो ये इस तरीके की सिचुएशन है कि स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबलिश होता है और एक्लिप्स जो है सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो इसका जो है अभी आपको आंसर देना है कि इसमें कौन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो सारे के सारे स्टैगर्ड ही दिए हैं, 60 डिग्री है, बट आपको जो है उसमें भी चूज करना है कि कौन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो है आपको आंसर बताना है, तो क्विकली जो है रिस्पॉन्ड करिए कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें। तो इसमें एक नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी है। इसमें मेजो और वो नहीं देखना है, क्योंकि मेजो और ये सब देखने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने के लिए आपको उसकी कंडीशन भी फुलफिल करनी होती है। ये कायरल कार्बन एटम नहीं है, बिकॉज इट हैव CH3 ग्रुप। तो ये जो है सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक नहीं है, तो डेफिनेटली इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो मेजो को चूज नहीं करना है, मेजो वाली बात यहाँ पे कुछ नहीं हो रही। जस्ट आई एम आस्किंग यू कि विच वन इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये आपको बताना है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसे देखो, यहाँ पे एक तो एक दूसरे के एंटी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो है बीच में हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कंटिन्यूसली अरेंज है, कंटिन्यूसली अरेंज हो रखे, सिर्फ दो ही एक दूसरे के एंटी है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे भी कंटिन्यूसली अरेंज है, दो ही एक दूसरे के एंटी है। तो अगर हम बाकी दो ग्रुप को ऑब्जर्व करें जो इसमें इन दोनों में, उससे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व डेट कि यहाँ पे तो सब एक दूसरे के एंटी है पेयर में, और उसके बाद साथ साथ जो है इनके बीच में गैप भी है। बट यहाँ पे जो है इस तरीके की सिचुएशन है नहीं, यहाँ पे जो है बल्कि ग्रुप जो है कंटिन्यूसली अरेंज्ड है, लगातार अरेंज्ड है, और इसमें भी बल्कि ग्रुप जो है कंटिन्यूसली जो है लगातार इसमें अरेंज हो रखे, और यहाँ पे इनके बीच में जो है स्पेस है। तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि बी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है कन्फर्मर होगा। ओके, फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। ओके, तो इसमें जो है आंसर इसमें पता चल गया है सभी को लगभग कि क्या जो है इसमें होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है हम साइक्लोहेक्सेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, उसमें जो है कन्फर्मर की पॉसिबिलिटी क्या है। तो बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग रिलेटेड टू द कन्फर्मर इन साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन में जानते हैं आप, इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज है। तो पहला जो हमारा सब्सटेंस है वो जैसे साइक्लोप्रोपेन है, उसके बाद जो है ये है, देन आफ्टर वी विल से दैट कि साइक्लोपेंटेन है, और उसके बाद जो है साइक्लोहेक्सेन है। अब क्या है कि अगर आप इसमें बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने की बात करोगे तो आपको लगेगा कि सिंपली ये जो है टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएट कर रहा है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल से दैट कि यहाँ पे सब में हाइब्रिडाइजेशन जो है किसी भी कार्बन का चूज करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो डेफिनेटली जो है एंगल कितने होने चाहिए थे, तो एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर 109 डिग्री 28 मिनट हो रहा था तो यहाँ पे चेक करो क्या 109 डिग्री 28 मिनट एंगल आ रहा है? नहीं, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट एंगल नहीं आ रहा है। ओके, द एंगल इज डिफरेंट इन ऑल दीज कंपाउंड, बट द क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे जो है अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे या कन्फर्मर की पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे कन्फर्मर की पॉसिबिलिटी इट इज रिलेटेड टू द बॉन्ड बेंडिंग नॉट रोटेशन। तो यहाँ पे रोटेट नहीं करना, सिर्फ बेंडिंग करनी है, बेंडिंग अलाउड है। तो बेंडिंग कर सकते हैं कि नहीं ये हमें चेक करना है कि किसमें जो है बेंडिंग कर सकते हैं और किसमें नहीं कर सकते। तो इसमें देखो कि यहाँ पे जो है क्या बेंडिंग हो सकती है पॉसिबली, अगर हम इसकी बात करें तो साइक्लोप्रोपेन की, तो क्या इसमें बेंडिंग की कोई पॉसिबिलिटी है इन साइक्लोप्रोपेन? तो व्हाट वी विल से फॉर द साइक्लोप्रोपेन कि इसमें जो है बेंडिंग की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, इसमें है कि नहीं, इसमें और इसमें, और बेंडिंग की वजह से ही जो है हम टेट्राहेड्रल एंगल के करीब या यू कैन से दैट कि उसके नियर अबाउट जो है पहुंच सकते हैं, ताकि इसमें एंगल स्ट्रेन जो है रिड्यूस हो। तो एंगल स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए ही हम बेंडिंग करेंगे बॉन्ड्स में। तो इसमें जो है बेंडिंग कर सकते हैं कि नहीं ये हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, तो इसमें जो है आंसर बताओ कि इसमें बेंडिंग की पॉसिबिलिटी है कि नहीं साइक्लोप्रोपेन में।
ठीक है, प्लेन आप नोमेनक्लेचर मत करिए, आप साइक्लो बोलिए। तो साइक्लोप्रोपेन में बेंडिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेट्स सपोज दैट वी आर फिक्सिंग दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, कि अगर आप इस बॉन्ड को फिक्स करने की बात करें और आप चाहते हैं कि इस मॉलिक्यूल को आप बेंड करो, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो यहां से जॉइंट है ना, यहां से ये फिक्स है। तो अगर आप इसको रोटेट करने की बात करोगे तो इसमें जो है पूरे का पूरा मॉलिक्यूल आपका जो है घूमने लगेगा, तो यहां तो कोई मतलब नहीं लगेगा। इसका मतलब कि ये जो है प्लेनर होता है, ये हमारा क्या होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फर्मर, यहाँ पे कन्फर्मर पॉसिबल नहीं होते हैं। जस्ट नोट इट डाउन इन योर वर्ड, ठीक है, कि यहाँ पे जो है साइक्लोप्रोपेन में कन्फर्मर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अब हम मैं आपको बताते हैं कि इसमें, तो जैसे इसमें देखो कि इसको फिक्स कर दो यहाँ से, जहाँ से मैंने ये लाइन को किया। अब जो है आप इस पोर्शन को फिक्स करके इस वाले हिस्से को, जिसको मैंने ठीक है लाइन से मार्क किया, अब इसको आप बेंड कर सकते हो। इन जॉइंट के अबाउट जो है इसको बेंड किया जा सकता है। तो इसको बेंड किया जा सकता है, तो डेफिनेटली देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फर्मर ऑफ दिस। तो इसमें कन्फर्मर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, होती भी है। तो ये नॉन प्लेनर है, ये क्या है, नॉन प्लेनर है। नाउ लेट्स मूव टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे भी सिंपल सी सिचुएशन है कि ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो जॉइंट है, इससे जो है हम इसको नीचे की तरफ बेंड कर सकते हैं, और बेंड करेंगे तो इट विल बी अपीयर लाइक दिस, कि बेंड करके अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे तो कुछ ऐसा आपको ऑब्जर्व होगा। और इसको जो है सिंपली हम क्या बोलेंगे कि किस तरीके की शेप हमें नजर आ रही है, ये तो एनवलप शेप नजर आ रही है। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे चिट्ठी लिखने के लिए जो लिफाफा आप यूज करते हैं, दैट इज जस्ट लाइक दैट। तो इसमें भी जो है ये नॉन प्लेनर होगा, इसमें भी कन्फर्मर की पॉसिबिलिटी है। तो ये भी नॉन प्लेनर है बिकॉज ऑफ द कन्फर्मर पॉसिबिलिटी। एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो हेयर we know that कि it exists in a lot of conformer like chair, half chair, ठीक है। तो चेयर और चेयर के बाद जो है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। ट्विस्टेड बोट, और उससे कम स्टेबल होता है बोट फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल होता है हाफ चेयर। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में, ठीक है, ये जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी हाफ चेयर से ऊपर की तरफ। तो ये स्टेबिलिटी के लिए है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है किसकी होती है, चेयर फॉर्म की, उसके बाद ट्विस्टेड बोट, देन आफ्टर बोट, और सबसे लीस्ट होता है हाफ चेयर। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो मल्टीपल कन्फर्मर में जो है अपने आप को एग्जिस्ट करता है। बट हेयर इफ यू वांट्स टू फिगर दैट आउट कि चेयर फॉर्म जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर होता है इसका। ओके, तो चेयर फॉर्म को जो है हम सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर एज्यूम करेंगे। एंड इन द चेयर फॉर्म अगर हम बात करें, तो चेयर फॉर्म में जो है अगर हम फिगर आउट करेंगे, तो इसमें जो है जैसे चेयर फॉर्म अगर हम इसमें बनाते हैं, ओके, तो इसमें जो है थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं कि किस तरीके का जो है इसमें हम चीज़ों को यूज करेंगे। तो दिस इज जस्ट लाइक चेयर फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं जो अवे फ्रॉम द प्लेन होते हैं, इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो वर्टिकली अरेंज होते हैं, ठीक है, ये जो वर्टिकली अरेंज होते हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है जाने जाते हैं किस नाम से, एक्सियल से। इन बॉन्ड्स को जो हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। तो दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दे आर अवे फ्रॉम द प्लेन, अवे फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन से दूर की तरफ होते हैं, और दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ऑब्वियसली जो है अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में कोई बल्की ग्रुप है, तो वहां हम उसको प्लेस करेंगे कहाँ पे, अवे फ्रॉम द प्लेन। इट मीन्स वी विल चूज इक्वेटोरियल पोजीशन, कि हम जो है किसको चूज करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है इक्वेटोरियल पोजीशन को ही चूज किया जाएगा। तो जो वर्टिकली जो है होंगे वो एक्सियल बॉन्ड होंगे। तो किसी भी बल्की ग्रुप को एक्सियली जो है हमें ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एक्सियल ज्वाइन करेंगे तो देयर विल बी ए स्टेरिक रिपल्सन फ्रॉम द रिंग। तो रिंग से स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए डेफिनेटली वी विल चूज द इक्वेटोरियल बॉन्ड, कि हम जो है किसका चूज करेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड का चूज करेंगे। ओके, तो ये जो है यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है इसमें चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी जैसे इसमें इस तरीके का हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इस तरीके का हो जाएगा, और इसमें जो है अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस,
ओके, तो ये जो है सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल जो है इस तरीके का होगा। तो ये हमारी चेयर फॉर्म है। दूसरी बात जो है इसमें एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है वो ये है कि यहाँ पे अगर हम 1-2 पोजीशन की बात करेंगे तो ये दोनों इक्वेटोरियल होंगे। जैसे लेट्स सपोज दैट ये ए है, ये ए है और ये बी है और ये बी है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव ट्रांस होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव ट्रांस होंगे, तो ये दोनों भी एक दूसरे के रिलेटिव डेफिनेटली क्या होंगे, ट्रांस ही होंगे। मतलब 1-2 पोजीशन पे यू कैन सिंपली से दैट कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर ट्रांस टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, यू विल सिंपली से दैट कि दे आर ट्रांस टू ईच अदर। और सिमिलरली फॉर द एक्सियल बॉन्ड यू कैन सिंपली से दैट कि वो भी जो है एक दूसरे के रिलेटिवली क्या होंगे, ट्रांस ही होंगे। ओके, तो ये तो हमारा साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड है। तो इसके बेसिस पे जो है आप डायरेक्टली कन्फर्मर में जो है ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिस ट्रांस कैसे देखेंगे। तो ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो नियरेस्ट कार्बन होंगे उन दोनों के इक्वेटोरियल एक दूसरे के रिलेटिवली क्या होंगे, ट्रांस। तो डेफिनेटली जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये वाला है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के रिलेटिव ट्रांस होंगे। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक दूसरे के रिलेटिव ये क्या हो जाएंगे, सिस हो जाएंगे 1-3 पोजीशन पे। ओके, तो इससे जो है आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम सिस ट्रांस ऑब्जर्व करेंगे। तो नियरेस्ट पोजीशन पे दोनों ट्रांस एक दूसरे के एंटी होते हैं और नियरेस्ट पोजीशन पे दोनों जो है एक्सियल भी जो है इक्वेटोरियल एक दूसरे के ट्रांस होते हैं और एक्सियल भी जो है एक दूसरे के ट्रांस होते हैं। बट इफ वी आर ऑब्जर्विंग इन द 1/3 पोजीशन देन यू कैन क्लियरली से दैट कि 1/3 पोजीशन पे दोनों इक्वेटोरियल एक दूसरे के सिस हो जाएंगे और दोनों एक्सियल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिस हो जाएंगे। मतलब ये भी एक दूसरे के सिस हो जाएंगे। ओके, तो इज इट क्लियर टू यू? एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर बल्की ग्रुप है तो बल्की ग्रुप को हम कौन सी पोजीशन प्रेफर करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे उसको प्लेस करेंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो स्टेरिकली ज्यादा फेवर होगा, लेस रिपल्सन सफर करेगा रिंग से। तो इसलिए जो है बड़े ग्रुप को हमेशा किधर देना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब जो है इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो आपके पास जो है ये 2 ग्रुप है, इसमें जो है आपको कन्फर्मर दे रखे और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो क्विकली इसका आंसर बताइए कि कौन सा जो है आंसर होगा इसका। तो अब इसमें आप पोजीशन को ऑब्जर्व करिए और उसके बेसिस पे आंसर करिए कि क्या आंसर हो सकता है। जैसे आप फर्स्ट में देखिए ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियली कनेक्टेड है। इन द सेकंड वन इट इज इक्वेटोरियली कनेक्टेड, इट इज एक्सियली कनेक्टेड। एंड इन द थर्ड वन इट इज इक्वेटोरियल एंड इट इज आल्सो इक्वेटोरियल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और इसमें दोनों जो है एक्सियली कनेक्टेड हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे आप ऑब्जर्व करिए कि जो है किसको हम लेंगे और इसमें सिस ट्रांस को भी ऑब्जर्व करना है। ओके, फॉर द फोल्डिंग पर्पज, राइट, कि फोल्डिंग, जैसे कुछ लोगों को फोल्डिंग को लेके प्रॉब्लम है, तो फोल्डिंग में इसमें जैसे ये हमारी सिचुएशन है, राइट, तो इसमें जो है इसको आपने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया इस जॉइंट से, तो आपको जो है ये चेयर फॉर्म मिल जाएगी। ओके, तब इसमें जो है आप आंसर बताइए कि कौन से आंसर को हम इसमें चूज करेंगे। और इसमें जो है इस चीज का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ये 1, 2, 3 और ये 4, तो एक दूसरे के रिलेटिव जो है ये 1-4 पोजीशन पे भी हैं, मतलब एक दूसरे के जो है ट्रांस भी होंगे और इक्वेटोरियल भी होंगे। तो यहाँ पे आंसर बहुत ही सिंपली और क्लियरली नजर आ रहा है, ट्रांस भी है, एंटी भी है, तो ये ज्यादा फेवर होगा। ओके, तो अवर आंसर विल बी सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आपको देख के ऑब्जर्व होगा। ओके, जैसे यहाँ पे वर्टिकली अलाइंड है, ये वर्टिकली अलाइंड है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक्सियल होगा। और ये जो है स्लाइटली जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है थोड़ा सा वर्टिकली तो नहीं दिख रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है, तो ये जो है क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा बाय ऑब्जर्वेशन। तो जो भी वर्टिकली जो है होंगे सीधा ओरिएंटेड वो एक्सियल होंगे, और जो वर्टिकली नहीं होंगे वो इक्वेटोरियल होंगे। यही जो है इसमें सेंस है। ओके, तो फ्रॉम हेयर ऑन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो अगली क्लास में जो हम बात करेंगे जीओसी की। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो है कंप्लीट हो गया है और आइसोमेरिज्म के बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में जीओसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें जो है फर्दर और जो है आप इसमें रिवाइज करके आइएगा जीओसी के बारे में। रिवीजन से मेरा मतलब है कि आप जो है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं उनको जो है ऑब्जर्व करके आइए। ओके, ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।